नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करता हूँ मैं। आज का जो लेक्चर है राज्य व्यवस्था का, जो हम पढ़ रहे थे कि संवैधानिक निकाय, हमने देखा था। स्टार्टिंग पार्ट से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक्स में, और इस वाले जो टॉपिक्स आ गए हैं इस वाले टॉपिक्स में क्या पढ़ा है। संवैधानिक ढांचा पढ़ा था, राज्य सरकार की प्रणाली पढ़ा था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, कुछ राज्यों के लिए विशेष दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश, संवैधानिक निकाय पढ़ा था यहाँ तक। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, यानी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसको पढ़ेंगे। और उसमें कौन कौन से निकाय हैं, उन निकायों के नाम, उन निकायों के परिचय, और उनके जो उसमें जो निकाय हैं उनके बारे में जो पढ़ने हैं, उनको हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रेम करेंगे। उस फ्रेम करने के बाद कोशिश करेंगे कि आज ही जो अन्य संवैधानिक निकाय और राज्य के राजनीतिक गतिशीलता वाला भाग है उसको भी फ्रेम कर दिया जाए आज ही। ठीक है, आज स्टार्ट करता हूँ। गैर संवैधानिक निकाय जो गैर संवैधानिक निकाय है इसमें कौन कौन से भाग, ये आपका 8वां भाग था। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं इस चैप्टर के बारे में बता देते रहा, और इसका फ्रेम कर दे रहे हैं। फ्रेम करके कौन कौन से हेडिंग इसमें पढ़ने वो बता दे रहे हैं आपको। फिर इसमें आपको ये भी ये जो फ्रेमिंग कर रहे हैं, फ्रेमिंग के बाद जब हमारा ये पूरा सिलेबस फ्रेमिंग हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे संवैधानिक ढांचा से आपका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहाँ से। इसमें सबसे पहले आपका आता है नीति आयोग। नीति आयोग का आप सुने भी होंगे कि नीति आयोग एक तरीके से जो योजना आयोग है, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया गया था उसी के बेस पे। तो इसमें क्या पढ़ने हैं, संरचना, सदस्यों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सदस्य होते हैं उसके मेंबर, इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, इनका एक कहें कि देखते हैं सदस्यों के बारे में, और इनका संरचना, इनका उद्देश्य क्या है, इनके कार्य क्या है, इनके लक्ष्य क्या होते हैं, इनके जो उद्देश्य, मतलब एक कहें कि इनका कोई एक विजन होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, वो सब देखेंगे। संरचना, सदस्य, कार्य, उद्देश्य, ये सब इनके विजन होते हैं। और इनके जो सहकारी संघवाद है, केंद्र राज्य संबंध को कैसे निर्धारित करते हैं, ये इनके बारे में देखेंगे। सहकारी संघवाद, ठीक है, सहकारी संघवाद, ये सब टॉपिक इस नीति आयोग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नीति आयोग गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सरकार की प्रणाली तो है लेकिन ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसी में ये भी देखेंगे कि जो पूर्ववर्ती योजना आयोग है उसके बारे में थोड़ा सा फ्रेम करेंगे। पूर्व के योजना आयोग, या आप कहें कि पूर्व का योजना आयोग, और राष्ट्रीय विकास परिषद को भी इसी में देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, आप इसका नाम सुने होंगे, योजना आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम सुने होंगे। इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से फ्रेम करेंगे, क्योंकि ये योजना आयोग इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हो सकता है क्या पता चले केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चेंजिंग हो, फिर नीति आयोग को हटाकर फिर योजना आयोग आ जाए, इसलिए इसको पढ़ते चलते हैं, इसको भूलेंगे नहीं।
ठीक है। इसमें इसके बाद आपका जो आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें क्या पढ़ने होंगे, इसकी संरचना कैसे होती है, कार्य क्या होते हैं, लक्ष्य के, इसके कार्य, जो सदस्य होते हैं सदस्य की भूमिका क्या होती है कि इस कार्य, संरचना, सदस्य की भूमिका, ये सब आपके इसके कार्य निष्पादन, या हम कहें कि कार्य की प्रणाली क्या होती है, आज मार्कर क्या, कार्य की प्रणाली क्या होती है, ठीक है। ये सब बारे आदि इसमें और सारे टॉपिक्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और इसकी जो कार्य होते हैं कैसा होता है, इसका क्या बाध्यकारी सलाह का, जो सलाहकार हो सलाह देता है क्या बाध्यकारी होता है कि बाध्यकारी नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसके निर्णय या इसके जो सलाह होते हैं, सलाह बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी होते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब बातें इसमें देखेंगे। इसके बाद ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। अगला है इसमें राज्य, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के संरक्षण के लिए संस्था है, ऐसे राज्य स्तर पे भी राज्य मानवाधिकार है, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इसमें इनके जो संरचना, कार्य, इनकी विजन क्या है, क्या इनको ये मानवाधिकार को कैसे संरक्षण करते हैं, इनकी विजन क्या है, इस बात को देखेंगे। विजन इनकी या दृष्टि कह सकते हैं, और क्या इनकी जो सलाह होते हैं राज्य मानवाधिकार के बाध्यकारी होते हैं कि बाध्यकारी नहीं होते हैं, सलाह की प्रकृति, सलाह की प्रकृति, ठीक है। ये सब बातें इसमें देखेंगे। इसके बाद आपका केंद्रीय सूचना आयोग, हमें देखते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार आता रहता है, वो कौन सा, वो इंफॉर्मेशन देने वाली संस्था केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्र स्तर का जो सूचना आयोग है वो केंद्रीय सूचना आयोग, संरचना, ज़्यादातर इसमें सेम टॉपिक है, संरचना आयोग की भूमिका, केंद्रीय सूचना आयोग है ये, आयोग की भूमिका, ठीक है। इनके कार्यकाल, शक्तियाँ, ये सब टॉपिक्स इसमें देखेंगे आपका। लगभग ये जो जैसा राज्य सूचना आयोग अब इसी के बाद आएगा, केंद्रीय सूचना आयोग जैसे है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, इनमें भी लगभग इसी सामान्य है, संरचना
आयोग की भूमिका, कार्यकाल, शक्तियां, इनका राज्य अधिनियम 2000 राज्य या कहें हम सूचना का अधिकार जो था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019, इसमें थोड़ा अपडेटेड टॉपिक, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019, ठीक है, ये देखेंगे इसमें। और इसके बाद जो सीबीसी है, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके बारे में देखेंगे। अगला लेसन गैर संवैधानिक निकाय का भाग है, गैर संवैधानिक निकाय की जो पार्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये क्या करता है, ये आपकी जो संस्था है इसके लगभग इसी तरीके से भी काम करता है, जैसे अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं उसमें, संरचना, कार्यकाल, आयोग की भूमिका, फिर उसके बाद ये जो सलाह करता है, सलाह की प्रकृति, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, कार्य प्रणाली, ये सब बातें इसमें देखेंगे। फिर आपको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो है वो इन्वेस्टिगेशन, इसको देखेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अन्वेषण आयोग, ब्यूरो का इसे सीबीआई इसे संक्षेप में कहते हैं। इसकी स्थापना कार्य, लगभग ये सब में एक ही लगभग समान फ्रेमवर्क है। कार्य, उनकी संरचना, कार्यकाल, वेतन, ये सब चीज़ें की लगभग है। और इसमें ये कहें कि सीबीआई की जो सीबीआई संगठन है, इसका संगठन कैसा है, संगठन की संरचना, संगठन की संरचना। और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था कि सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, सीबीआई बनाम आप ये चर्चा बहुत सुने होंगे कि सीबीआई पुलिस और राज्य पुलिस में आपस में टकराव होता रहता है, बनाम राज्य पुलिस। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, राज्य पुलिस। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, यह कार्य लिखा ऊपर, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में। फिर इसके बाद आप अब नया संस्था एक जो गठन किया गया वो लोकपाल एवं लोकायुक्त है। लोकपाल कौन से हैं और लोकायुक्त कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे इसमें। लोकपाल
एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त, इनके पहले हमें देखेंगे विश्व की जो विश्व स्तर पर कैसी संस्था, ऐसी कोई संस्था है, कहाँ है वो संस्था, किस किस कंट्री में ऐसी संस्था है लोकपाल की। जैसे विश्व परिषद, विश्व में, विश्व से तुलना करेंगे, विश्व के अन्य विश्व के देशों में, विश्व के हमें कहें कि विश्व के कौन से देशों में, कौन से देशों में ऐसी संस्था है या भारत से तुलना करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें देखेंगे। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और बहुत ही स्थिति है कि भारत की स्थिति क्या है। इसमें भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, लोकायुक्त क्या होता है, कौन होता है लोकायुक्त, इसमें ये देखेंगे। ठीक है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसी में पढ़ेंगे। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। ठीक, ये इसमें इतने पढ़ेंगे। इसके बाद आपका राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, वो अन्वेषण ब्यूरो था और ये अधिकरण है। जैसे सीबीआई था, सेंट्रल केंद्रीय स्तर था, और ये भी राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन ये अधिकरण है। ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA एजेंसी है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका स्थापना से लेकर के स्थापना का उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य और इसके जो एक है कि इसके जो NIA संशोधन अधिनियम 2019, इसी में देखेंगे। NIA संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, ये चैप्टर, ये टॉपिक इसी में देखेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA की एजेंसी जो है इसी, और इसके कार्य क्या है, ये करती क्या है ये संस्था, कार्य क्या है इसके। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक इसी में पढ़ने हैं, गैर संवैधानिक निकाय में। आपने NDRF का नाम सुना होगा। NDRF राष्ट्रीय स्तर की जो बचाव राहत का करती है, कि ये आपदा आती है तो आपदा में सक्रिय भूमिका निभाती है राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर राज्य स्तर पर भी कहीं अगर बाढ़ आता है या फिर कोई ऐसा आपदा आता है जहाँ पर भारी संख्या में सेना की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये दल सक्रिय रूप से कार्य करता है, उसको भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF। इसकी लक्ष्य क्या है? पहली संरचना इसकी देख लेंगे, इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना का मतलब है कि इसमें जो पदाधिकारी होते हैं इनका क्रम और इनकी जो नियुक्ति कौन करता है, इनके कार्यकाल कितने होते हैं, ये सब देखेंगे लेंगे इसमें संरचना के स्तर पे। संरचना इसकी एक विजन है, अपने विजन को पूरे करने के लिए स्थापित की गई है। उद्देश्य और इसके जो अपने काम के अलावा बहुत सारे, जैसे दूसरी कंट्री में भी ऐसे जाती है ये काम करने, अपनी कंट्री में भी तो काम करती है और स्टेट लेवल पे भी बहुत सहयोग करती है ये। तो इसको अतिरिक्त काम है ये राज्य आपदा प्रबंधन। ये संस्था जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है ऐसे राज्य आपदा प्रबंधन भी है। इसका एक संरचना जब पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे कि इसकी संरचना पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, ऐसे इसके डिवीज़न किए गए हैं। तो इसी में पढ़ेंगे कि राज्य स्तर की संरचना जो है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये इसी में पढ़ेंगे इसको। संरचना का जब पढ़ेंगे इसका तब फिर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है जो गैर संवैधानिक निकाय थे। गैर संवैधानिक निकाय आपको एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर थे आपको पहले मैंने बताया कि नीति आयोग था। नीति आयोग के बाद आपका दूसरा जो चैप्टर था राष्ट्रीय मानवाधिकार था। राष्ट्रीय मानवाधिकार के बाद राज्य मानवाधिकार, इसमें फिर केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, फिर लोकपाल लोकायुक्त और राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये संस्थाएं थी आपके जो गैर संवैधानिक निकाय की थी। इनमें सारे जो बताए गए हैं इनके हेडिंग लिखे गए, इनके हेडिंग में जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स लिखे गए, इसको फ्रेम कर दिया गया है। फ्रेम करने के बाद अब आने वाले लेक्चर में ये कंप्लीट किए जाएंगे कि इनका जो जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसमें जो टॉपिक छोटे छोटे हैं उसको भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अगला भाग था इसका आपदा प्रबंधन जो गैर संवैधानिक निकाय के बाद कुछ अन्य संवैधानिक आयाम हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन है, फिर उनमें क्या क्या है, उसके बाद वो डिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। गैर संवैधानिक आयाम, इसमें पहला था सहकारी संस्था, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ठीक है। इसमें आपको इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, ये सहकारी समितियां का। और जो 97वां संशोधन था, 97वां संशोधन इसी में देखेंगे सहकारी समितियों वाले भाग में ही। 97वां संविधान या संशोधन कहें, संशोधन इसी में देखेंगे। और इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ये बातें इसमें देखेंगे। इसके बाद आपको अगला इसी में भाग है राज्य भाषा के स्तर पर। राज्य भाषा, राज्य जैसे राज्य भाषा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये राज्य की भाषा सिर्फ होगी, इसका मतलब ये है कि संवैधानिक भाषा कौन होगी। जैसे राष्ट्रीय स्तर की एक भाषा होनी चाहिए हमारे यहाँ, ऐसा कोई प्रोग्राम चलने, कहने का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक भाषा हो जो पूरे राष्ट्र में लागू हो और उसको सबको मानना हो, ऐसे कोई
भाषा की। तो इसमें ये है कि संघ की भाषा क्या हो, संघ की भाषा, संघ की भाषा, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है संघ की भाषा के लिए। और इसके बाद जो न्यायालय की भाषा, न्यायालय की भाषा क्या है, ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे कि न्यायालय की भाषा, राज्य की भाषा और राज्य के जो इसमें एक टॉपिक और है शास्त्रीय भाषा कौन सी है, शास्त्रीय भाषा को भी इसी में देखेंगे, शास्त्रीय भाषा। ठीक है, ये सब टॉपिक इसी वाले चैप्टर में देखेंगे, राज्य के भाषा वाले चैप्टर में। पहली बात तो देखेंगे सहकारी समितियाँ, सहकारी समिति में 97वें संशोधन और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या इसमें है। फिर राज्य की भाषा, राज्य की भाषा में आपको देखेंगे कि इसकी जो संघ की भाषा क्या होगा, न्यायालय की भाषा क्या होनी चाहिए, शास्त्रीय भाषा क्या होती है और इस शास्त्रीय भाषा में कितनी भाषाएं हैं और कौन सी अनुसूची में है, ये शास्त्रीय भाषा में कितनी भाषाएं हैं उसको देखेंगे। सारी बातें इसमें कंप्लीट किया जाएंगे। और ये राज्य भाषा के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को भी देखेंगे इसी वाले भाग में। इसके बाद आपको संवैधानिक निकाय का ही, गैर संवैधानिक निकाय के आयाम का ही कुछ भी आयाम बचे हुए हैं, जैसे लोक सेवा। लोक सेवा का मतलब है कि हमारे यहाँ जो सेवाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग, या फिर हम कहें केंद्रीय स्तर की जो सेवाएं हैं, इसमें संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय स्तर का एक बॉडी है, लेकिन इसमें यशस्वी भी संघ लोक सेवा आयोग के जो केंद्रीय स्तर की एक मतलब चयनित अधिकरण है, तो उसको भी देखेंगे। ऐसे कहें कि केंद्रीय स्तर की, केंद्रीय स्तर की सेवाएं और राज्य स्तर की सेवाएं, स्तर की सेवाएं, ये देखेंगे इसमें, इस वाले टॉपिक में। फिर इसके बाद आपका आता है सरकार की भूमिका और दायित्व। सरकार की भूमिका एवं उत्तरदायित्व कहें या दायित्व। इसमें देखेंगे कि सरकार का जो केंद्र राज्य, कुछ स्पेशल टॉपिक जैसे हैं इसमें, केंद्र राज्य की संपत्ति, केंद्र व राज्य की संपत्ति, ठीक है, केंद्र राज्य की संपत्ति। उसके बाद इसी में है आपका सरकार के विरुद्धवाद, सरकार के विरुद्धवाद या केस कह सकते हैं, राज्य अधिकारियों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप बोल रहा हूँ मैं, लिख सकते हैं आप, विरुद्धवाद, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक है। अधिकारियों के विरुद्ध वाद, ये टॉपिक। इसके बाद कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए इसमें प्रावधान है, इसी गैर संवैधानिक आय वाले में टॉपिक है एक, तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए
विशिष्ट वर्गों के लिए, विशिष्ट वर्गों के लिए प्रावधान। ठीक, इसमें आपको जो है कि इस विशेष प्रावधान करने का औचित्य क्या है ये देखेंगे। औचित्य क्या है इसका, विशेष प्रावधान के औचित्य क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, और इसके जो काम है, वर्गों के अधिकार क्या हैं, इसी वाले टॉपिक में देखेंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर एक कंप्लीट होता है आपका गैर संवैधानिक आयाम बॉडीज, वर्गों का, विशेष वर्गों का अधिकार, वर्गों का अधिकार। इसमें और टॉपिक्स हैं 2-3, उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है गैर या फिर इसे कहते हैं, थोड़ा यहाँ गलती हो रहा है, अन्य संवैधानिक, अन्य संवैधानिक आयाम, ये इसमें है। आपको अब बता देता हूँ आपको मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। जो गैर संवैधानिक निकाय थे उसमें नीति आयोग, फिर उसके बाद आपको बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, फिर उसके बाद राज्य जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इसके बारे में देखा। ये तो आपको गैर संवैधानिक निकाय के बारे में चर्चा की थी। फिर आपके कुछ अन्य आयाम संवैधानिक आयाम थे, जैसे सहकारी समितियां, राज्य भाषा, लोक सेवा, और आपका कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए अधिकार था। ये आपके इस वाले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका जो बच रहा है अगला भाग, राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक गतिशीलता वाले में जो चैप्टर है अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उसको। और आपका ये लेक्चर समाप्त होने के बाद ये पूरा इसका फ्रेमिंग कंप्लीट होगा। इसके जब फ्रेमिंग कंप्लीट होगा, फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद हम फिर वहाँ पर आपको शुरुआत से ही स्टार्ट करके, और वहाँ से जो 1773 था, 1773 से 1856 तक का, 1856 से 1947 तक का जो भाग था संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले चैप्टर से, फिर भी उसको डिस्क्राइब करके धीरे धीरे लेकर के चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। आप अच्छे होंगे, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए।